दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स की क्लासें, जिसमें हम 50 से ज़्यादा ही क्वेश्चन ये क्लास में करने वाले हैं। और जो आप सभी को जैसा पता है कि हमारी प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 में आए हुए हैं, जो आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करें और बहुत ही ध्यान से क्वेश्चनों को समझिए और उनका अपने आप से आंसर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। और हम बता दें कि यह हमारी इकोनॉमिक्स जितने भी 187 क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, हम 2 क्लासों में समाप्त करने वाले हैं। आज के लगभग 75 से 80 के बीच क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके बाद कल की लास्ट क्लास में हम पूरी खत्म कर देंगे। तो शुरू देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य सरकार ने भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को के 51% शेयरों को विनिवेश सैटेलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, जो अब वेदांता लिमिटेड है, को कर दिए? कब? 2011 में, वो 2001 में। कब किए? 2001 में। अच्छा, क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार ने भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को के 51% शेयरों को विनिवेश सैटेलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, जो अब वेदांता लिमिटेड है, कौन? वेदांता लिमिटेड है, को कर दिए? कब किए थे? 2001 में। अगला देखते हैं। कह रहे भारत में माल ढुलाई के लिए हवाई परिवहन कम लोकप्रिय है, क्यों? हमें कारण बताना है। तो इसका कारण है, इसके परिचालन के लिए न्यूनतम अवसंरचना की आवश्यकता होती है। किसके लिए? माल ढुलाई के लिए। तो कह रहे इसके परिचालन के लिए न्यूनतम अवसंरचना की आवश्यकता होती है। अगला कह रहे भारत ने अपने बिजली यानी पावर अवसंरचना को बढ़ाने और डैश तक कितने 458 गीगाबाइट की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 9.15 लाख करोड़ यानी यूएस डॉलर में देखा जाए तो 109.50 बिलियन की एक व्यापक योजना को अनावृत किया है। कब तक के लिए? 2032 के लिए। 2032 के लिए 2032 में कितना हो जाएगा? 458 गीगाबाइट अनुमानित। अगला क्या निम्नलिखित में से किस मौसम ऋतु के दौरान किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, पीड़कों और बीमारियों के कारण होने वाली फसल हानि से बचाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गई है? कौन सी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। तो यह शुरू की गई है रबी 1999 से 2000 के बीच में। रबी की फसल के लिए 1999 से 2000 में यह शुरू की गई थी। अगला देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किस बजट सत्र में मिशन अंत्योदय को अपनाया? किसको? मिशन अंत्योदय को अपनाया, जिसका उद्देश्य संसाधनों के इष्टतम उपयोग और प्रबंधन से अभिसरण और जवाबदेही फ्रेमवर्क लाना है। तो वो है केंद्रीय बजट 2017-18। केंद्रीय बजट 2017-18। अगला कह रहा राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम ने राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण पर सीमाएं निर्धारित की। 2008 से 9 तक मूल FRBM यानी राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना था? हमसे 2008 और 9 में पूछ रहा है। तो वो है GDP का 3%। GDP का 3%। अगला कह रहा दालों पर विशेष खाद्यान्न कार्यक्रम यानी SFPP किस वर्ष में के दौरान कार्यान्वित किया गया था? तो वो है 1988 से 89। अगला कह रहा सरकार औद्योगिक गतिविधि को अनुवीक्षण करने के लिए 8 कोर उद्योगों को ट्रैक करती है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
IIP में प्रमुख उद्योगों का सन्निकट भार कितना है? किसका? प्रमुख उद्योगों का सन्निकट भार कितना है? तो वो है 40%। कितना? 40%। अगला देखते हैं। कह रहे नए मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA के अंतर्गत भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर क्या है? अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो वो है 15%। कितनी? 15%। अगला कह रहा IKEA जैसे 2013 में 10 वर्षों में एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 10 स्टोर स्थापित करने के लिए 10,500 करोड़ के FDI प्रस्ताव के लिए सरकार की मंजूरी मिली थी, जो एक कहाँ की कंपनी है? स्वीडिश कंपनी है। कौन सी? IKEA स्वीडिश कंपनी। अगला कह रहा भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 1998। राष्ट्रीय औद्योगिकरण वर्गीकरण 1998। औपनिवेशिक काल के दौरान विनिर्माण क्षेत्र का योगदान केवल कितना था? तो वह था 5%। औपनिवेशिक काल के दौरान विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 10%। अगला क्या निम्नलिखित में से किसके क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने 2010 से 11 और 14 से 15 तक की 5 वर्षों की अवधि में कुल कितना 2.31 लाख करोड़ की आवश्यकता का प्राकलन किया है? तो वह था शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या कह रहा? निम्नलिखित में से किसके क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने 2010 से 11 और 14 से 15 तक की 5 वर्षों की अवधि के लिए कुल कितने 2.31 लाख करोड़ की आवश्यकता का प्राकलन किया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अगला कह रहा पहली राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा? पहली राष्ट्रीय कृषि नीति तो वो आई थी 2000 में, सन 2000 में। अगला कह रहा 1947 से 1991 की अवधि के दौरान किस क्षेत्र में सबसे धीमी वृद्धि देखी गई? सबसे धीमी लो तो वो है कृषि क्षेत्र में। कौन सी? कृषि क्षेत्र में। अगला कह रहा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक शामिल नहीं है? किसमें? बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI में। तो वह है हमारा प्रति व्यक्ति मासिक व्यय। प्रति व्यक्ति मासिक व्यय यह शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है? विद्युत की पहुंच, स्कूली शिक्षा के वर्ष और पोषण। अगला कह रहा भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच मौद्रिक नीति रूपरेखा समझौता यानी MPFA पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो वह 20 फरवरी 2015। 20 फरवरी 2015। क्या कह रहा भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच मौद्रिक नीति रूपरेखा समझौते MPFA पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो 20 फरवरी 2015 को। मैं इसीलिए ये दो बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पहली बार नहीं समझ में आएंगे, आप भी वो रिलेट कर रहे होंगे। अगला देखते हैं। कह रहा 2014 में विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में भारत की स्थिति क्या थी? 2014 में पूछ रहा हमसे। तो वो थी 10वीं सबसे बड़ी। किसमें? 10वीं नंबर पे थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 2014 की बात है। अगला कह रहा विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख से अधिक और व्यवसाय सेवा के क्षेत्र में 5 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के लाभार्थियों के लिए पात्रता मापदंड क्या था? हमसे विनिर्माण क्षेत्र के लिए पूछ रहा। तो वह था कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण। कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण। अगला कह रहा सार्क देशों की मुक्त व्यापार व्यवस्था दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी साप्टा FTA किस वर्ष लागू हुई थी? तो वो हुई थी 2006। अगला मौद्रिक नीति समिति यानी MPC
की स्थापना मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को औपचारिक बनाने के लिए की गई थी। भारत के कितने एमपीसी में कितने सदस्य हैं? इसमें एमपीसी में यानी मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं? तो वो है 6। कितने? 6। अगला कह रहे निम्नलिखित में से किस वर्ष मौद्रिक नीति ढांचे को लचीले मुद्रास्फीति निर्धारण की ओर बढ़ाया गया और नीति दर निर्धारित करने के लिए 6 सदस्यीय 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति यानी एमपीसी का गठन हुआ। उसमें हमसे पूछा सदस्य कितने हैं, तो इसने बता दिया कि 6 हैं। अब हमसे पूछा कि गठन कब किया गया था? 2016। अगला तेंदुलकर समिति ने निर्धनता मापने के लिए भारत की कार्य प्रणाली को संशोधित किया। तेंदुलकर समिति के अनुसार निर्धनता मापने के लिए किस मापदंड पर विचार किया जाता है? तो वह उपभोग व्यय के ऊपर विचार किया जाता है। अगला कृषि मंत्रालय ने 1950 से 51 से और 2014 से 15 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में किस भूमि उपयोग श्रेणी में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है? तो वो है ऊसर और बंजर भूमि में गिरावट देखी गई है। इसमें ऊसर और बंजर में। अगला कह रहा औपनिवेशिक काल के दौरान सेवा क्षेत्र का हिस्सा केवल कितना था? किसमें? औपनिवेशिक काल के दौरान। तो वह था 15 से 20%। किसका? सेवा का। 15 से 20% सेवा का। अगला कह रहा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी SGSY निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सहायता प्राप्त गरीब परिवारों यानी स्वरोजगारियों को बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के मिश्रण के माध्यम से स्वयं सहायता समूह यानी SGH में संगठित करके गरीबी रेखा से ऊपर लाना था। तो वह 1999। अगला कह रहा बात की पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी RIDP की शुरुआत की गई थी? कौन सा? ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो वह है छठी। कौन सी? छठी में। अगला कह रहा औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के आकलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके में? औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की आय और प्रति व्यक्ति आय के आकलन में कौन सा सही है? तो यह सही है कि औपनिवेशिक सरकार ने भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का कभी भी कोई वास्तव प्रयास नहीं किया। क्या किया? औपनिवेशिक सरकार ने भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का कभी भी कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया। अगला किस संगठन ने भारत के विकास में उनकी भूमिका पर बल देते हुए मध्यम उद्योगों के लिए नीति की और रूपरेखा तैयार करना शीर्षक से रणनीतिक रिपोर्ट जारी की? तो वह नीति आयोग। कौन? नीति आयोग। अगला कह रहा बेरोजगारी कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने में अर्थव्यवस्था की अक्षमता को दर्शाती है। भारत में कौन सा संगठन आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS करता है? तो वो है NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला क्या निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत सरकार द्वारा बेहतर वित्त पोषण पहुंच के लिए अवसंरचना के रूप में वर्गीकृत किया गया है? किसके लिए? क्या निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत सरकार द्वारा बेहतर वित्त पोषण पहुंच के लिए अवसंरचना के रूप में वर्गीकृत किया है? तो वो है माल भंडारण के लिए। अगला टैरिफ सुधार व्यापार के उदारीकरण के लिए केंद्रीय थे। 1991 के बाद आयात टैरिफ का क्या हुआ? तो वह हुआ था यह धीरे धीरे कम होता गया। अगला फिर निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य गरीबी ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना और उन्हें नियमित मासिक मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी से अधिक जॉब वाले प्रदान करना? तो वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY।
अगला कह रहा उदारीकरण के बाद भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? तो वह थी सस्ते आयात से बढ़ती प्रतिस्पर्धा। 1991 के आर्थिक सुधारों के हिस्से के रूप में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख राजकोषीय सुधार शुरू किया गया था? कौन सा राजकोषीय सुधार शुरू किया गया था? तो वह संशोधित मूल्य वर्धित कर की शुरुआत। संशोधित मूल्य वर्धित कर की शुरुआत। अगला कैसा किस नीतिगत पहल का उद्देश्य सभी प्राथमिक कृषि ऋण समिति यानी PSCS को डिजिटल बनाना है? तो वो है पैक्स यानी PSCS डिजिटलीकरण परियोजना। प्राथमिक कृषि ऋण समिति डिजिटलीकरण परियोजना। अगला वैश्वीकरण के कारण प्रौद्योगिकी का सीमा पार प्रवाह बढ़ा है। वैश्वीकरण के अंतर्गत कौन सी नीति प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करती है? तो वो करती है FDI के लिए स्वचालित रूट। FDI के लिए स्वचालित रूट। अगला ग्रामीण शिक्षा पर न्यून अवसंरचना का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव कौन सा है? किस पे? ग्रामीण शिक्षा पर न्यून अवसंरचना का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव कौन सा है? तो वो है विद्यार्थी की अधिक अनुपस्थितता। विद्यार्थी की अधिक अनुपस्थितता। अगला नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कई अभावों पर विचार करके आय से परे गरीबी का पता मापता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI में शामिल नहीं है? तो वह रोजगार शामिल नहीं है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में। कौन है? शिक्षा है, जीवन स्तर है और स्वास्थ्य है, लेकिन रोजगार नहीं है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है? मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो वह है शिशु मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है, जन्म पर जीवन प्रत्याशा है, लेकिन शिशु मृत्यु दर नहीं है मानव विकास सूचकांक में। अगला कह रहा महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना यानी MKSP किसके अंतर्गत एक प्रमुख उपयोजना है? तो वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAY और NRLM। अगला निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत की पहली वित्तीय संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है हमारी HDFC लिमिटेड। दोबारा पढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत की पहली वित्तीय संस्था कौन सी है? तो HDFC लिमिटेड। अगला विदेशी मुद्रा संकट ने भारत को बाह्य सहायता लेने के लिए मजबूर किया है। 1991 के संकट के दौरान किस संस्था ने भारत को ऋण प्रदान किया है? तो वह किया है IMF ने। किसने? IMF ने। अगला प्रत्यक्ष कर सुधार भारत की राजकोषीय समेकन रणनीति का हिस्सा रहा है। उदारीकरण के बाद के भारत में प्रत्यक्ष करों के सरलीकरण की अनुशंसा निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? तो वह की थी केलकर समिति ने। प्रत्यक्ष कर सुधार में किसने? केलकर समिति ने। अगला भारत में ग्रामीण संकट में न्यूनतम योगदान निम्नलिखित में से किस कारक ने दिया? तो वो है उच्च ग्रामीण साक्षरता स्तर ने। अगला आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन के लिए किन क्षेत्रों पर बल दिया गया? तो वह था हमारा पशुपालन, मत्स्य और बागवानी और ग्रामीण उद्योग, यह दिया था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं कि रोजगार सृजन कार्यक्रम कब चला? तो 8वीं पंचवर्षीय में। और उस पर किस क्षेत्रों पर बल दिया गया था? तो पशुपालन, मत्स्य और बागवानी और ग्रामीण उद्योग। अगला बिजली वितरण पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के संदर्भ में उदय का पूर्ण रूप क्या है? ये हमारी एक योजना है उदय, इसका हमसे फुल फॉर्म पूछा है उदय का। तो उदय का होता है उज्ज्वल डिस्कॉम एक्सोरेंस योजना।
उज्ज्वल डिस्कॉम एक्सोरेंस योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम एक्सोरेंस योजना। अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही है, तो यह कह रहा है इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूह यानी SHG में संगठित करना है। अगला, कह रहा सकल नामांकन अनुपात यानी GER कभी कभी 100% से अधिक क्यों हो सकता है? 100% से अधिक क्यों हो सकता है? तो वो कह रहा है आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर के शिक्षार्थियों के नामकरण के कारण। अगला, कह रहा आधिकारिक संरचना को सार्वभौमिक अंतस्तः यूनिवर्सल इंटरमीडिएट क्यों कहा जाता है? किसको? आधारिक संरचना को सार्वभौमिक अंतस्तः यानी यूनिवर्सल इंटरमीडिएट क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं में किया जाता है। यह है इसका कारण। अगला, लैंगिक असमानता मानव विकास परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। लैंगिक असमानता सूचकांक यानी GII का निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक हिस्सा नहीं है? तो वह नहीं है हमारा खाद्य उपभोग, खाद्य उपभोग। अगला, भारत सरकार की विनिवेश नीति के अंतर्गत 2000 के दशक में किस प्रमुख भारतीय कंपनी का निजीकरण किया गया था? कब? भारत सरकार की विनिवेश नीति के अंतर्गत 2000 के दशक में, तो वो किया गया था मारुति उद्योग लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड का। अगला, कह रहा सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व देने वाला औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? कौन सा औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1956 में, 1956 में। अगला, उपनिवेशी नीतियों ने भारत के व्यापार ढांचे को काफी हद तक बदल दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता के समय भारत के विदेशी व्यापार पैटर्न का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो वह करता है कच्चे माल का निर्यात और निर्मित वस्तुओं का आयात, कच्चे मालों का निर्यात और निर्मित वस्तुओं का आयात। अगला, सुधार के बाद के युग में राजकोषीय दूरदर्शिता माइक्रो इकोनॉमिक स्थिरता के लिए केंद्रीय बन गया। भारत में राजकोषीय अनुशासन को संस्थागत बनाने के लिए 2003 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? तो वह किया गया था राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम। कौन सा? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम। अगला, मानव विकास सूचकांक जन केंद्रित विकास पर बल देता है। अमर्त्य सेन के साथ मिलकर HDI बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसके साथ? अमर्त्य सेन के साथ। तो वो दिया जाता है महबूब उल हक को, महबूब उल हक को। अगला, 1991 के बाद भारत में औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों को प्रभावित करने में किस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो निभाई थी IMF और विश्व बैंक ने, IMF और विश्व बैंक ने। किसके बाद? 1991 के बाद भारत में औपनिवेशिक क्षेत्र के संरचनात्मक सुधार को प्रभावित करने के लिए किस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो IMF और विश्व बैंक ने। अगला, LPG सुधारों का प्राथमिक लक्ष्य समष्टि अर्थशास्त्र स्थिरीकरण था। किसका? LPG सुधारों का प्राथमिक लक्ष्य। और कह रहा 1991 के सुधारों के बाद किस संकेतक में उल्लेखनीय सुधार हुआ था? तो वह था विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार। अगला, 1991 के सुधारों के बाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वह दिया था सेवा क्षेत्र ने। किसने? सेवा क्षेत्र ने। अगला, कह रहा भारत में हरित क्रांति की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख आलोचना थी? तो वह थी इससे क्षेत्रीय और फसल असंतुलन उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? इससे क्षेत्रीय और फसल असंतुलन उत्पन्न हुआ। अगला, क्या निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में हरित क्रांति की विशेषता नहीं है? तो वह नहीं है कृषि भूमि का विस्तार। यह थोड़ी ना है हरित क्रांति की विशेषता। और ये कौन कौन से हैं? कह रहा उच्च उपज देने वाली किस्म के बीजों का उपयोग करना, जिसे हम HYV कहते हैं, और कृषि का मशीनीकरण और उर्वरक और सिंचाइयों का बढ़ता उपयोग। अगला,
कह रहा हूँ 1991 से 2000 के बीच भारत की आयात निर्यात प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? तो यह दर्शाती है कि निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि और व्यापार घाटे में वृद्धि यह दर्शाती हैं। अगला कह रहा भारत के आर्थिक सुधारों में वैश्वीकरण का घटक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है हमसे पूछ रहा है। तो वह स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना। अगला क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1947 से 91 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो वो है मुख्य और भारी उद्योगों में प्रमुख। आज की क्लास तो इसी के साथ हमारी समाप्त होती है। हमने लगभग 60 या 65 क्वेश्चन इस क्लास में हमने खत्म कर दिए हैं। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ जिसमें हमारे समथिंग 100+ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि 187 क्वेश्चन हमारे पूरे इकोनॉमिक्स में थे। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल पर हमारे प्रेप अल्फा को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल एक अपनी नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।